नेक्स्ट टॉपिक इज बीट्स। कैसे बनती हैं बीट्स, क्या होती हैं बीट्स, ठीक है। बीट्स को सुनाई अगर आप करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हम अभी आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले बीट्स को डिफाइन कर लेते हैं। बीट्स आर बेसिकली द सम वेरिएशंस इन द साउंड। साउंड की इंटेंसिटी में ना कुछ वेरिएशंस होती हैं, एंड दैट वेरिएशन इज कॉज्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। दो अलग अलग वेव्स होंगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मैं बना के दिखाता हूँ। मान ले एक ये वेव है, ठीक है, दिस इज वेव 1, और दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है, लाइक दिस। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो इन दोनों वेव्स को अगर हम सुपर इम्पोज करवा दें, इनको आपस में ऐड करवा दें, तो क्या होगा, बीट्स जनरेट होती हैं। मतलब आपको टिक 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 की साउंड ऐसे सुनाई देती है, ठीक है। अब सुपर इम्पोज करवाने का क्या मतलब है, देखिए हमारे पास ना ट्यूनिंग फोक नाम का ऐसा एक डिवाइस होता है, लाइक दिस। इसमें यहाँ पे ये प्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि मेटल का ये बना होता है, ठीक है। और अगर हम इसको किसी टेबल पे ऐसे हिट करें तो ये वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट करने के कारण ये इस तरह की साउंड वेव को जनरेट करता है। तो ट्यूनिंग फोक को ना हम इस तरह से किसी बॉक्स के ऊपर, एक वुडन बॉक्स है, उस वुडन बॉक्स के ऊपर ऐसे फिक्स करके रखते हैं। ये एक नीचे वुडन बॉक्स है, ठीक है। इस ट्यूनिंग फोक की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी न्यू 1। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम इसको वाइब्रेशंस दें तो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा उसको इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम का अपना एक टाइम पीरियड होता है ना, अगर आप उसकी लेंथ एल रखो तो उसका टाइम पीरियड 2π√L/g होता है ना। तो लेंथ पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी भी लेंथ पे डिपेंड करेगी। ऐसे ही ये जो ट्यूनिंग फोक है, इसकी जो दो आर्म्स हैं, ये आर्म्स होती हैं, ठीक है, इनकी लेंथ पे, उनकी मेटल की डेंसिटी पे, इन सब चीज़ों पे ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो अगर आपने इसको वाइब्रेट करवाया, ये कुछ इस तरह से ऐसे वाइब्रेट होंगे, इसके दोनों जो इसके हैं ना, ये इस तरह से वाइब्रेट होते हैं। तो ये यहाँ पर इस रीजन में वाइब्रेशंस है ना, तो यहाँ पे ऐसे वेव प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही एक और ट्यूनिंग फोक है मेरे पास, ठीक है, वो ऐसे हमने रखा, उसका वुडन बॉक्स इस तरह से है और उसके ऊपर ऐसे फिक्स्ड है ये ट्यूनिंग फोक। थोड़ा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है, थोड़ी सी मैंने आर्म्स लंबी बना दी, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है। तो ये भी वाइब्रेट करेगा, आपने इसको वाइब्रेट करवा दिया ऐसे, ये जो प्रॉन्स हैं ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसने अपनी एक वेव जनरेट करी, लाइक दिस, ठीक है। तो ये दोनों वेव्स आपस में यहाँ पर इंटरफेयर करेंगी। इंटरफेयर करने का मतलब है ऐड हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी एक दूसरे के साथ। तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की वेव्स जब आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो आपको यहाँ पर साउंड सुनाई देगी। साउंड की जो वेरिएशन है, इंटेंसिटी की जो साउंड की जो एम्पलीट्यूड है, उसमें वेरिएशंस आपको सुनाई देती हैं, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेव है वो कुछ इस तरह की बनती है इस केस में। जैसे एक तो इन्वलप होता है वेव का, मैं रिजल्टेंट वेव का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, इसको समझ लेंगे हम अभी। देखिए एक तो ये वेरिएशंस हैं, एक्चुअली ये वेव है, बट इस वेव के अंदर भी वेरिएशंस हैं। मतलब एक ये फ्रीक्वेंसी होगी अंदर वाली, बट ये जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड देखिए खुद वेरी कर रहा है। उस एम्पलीट्यूड के वेरी करने की एक और फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह की जो वेव है उसको वेव पैकेट बोलते हैं, वेव पैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर बीट्स जनरेट होती हैं। तो बेसिक फंडा ये है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा तो बीट जनरेट नहीं होती। तो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की अगर हम दो वेव्स को सुपर इम्पोज करवा दें तो जो वहाँ पर वेरिएशंस होती हैं साउंड में, उनको बोला जाता है बीट्स, ठीक है। तो जस्ट हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि बीट्स क्या होती हैं। तो दीज आर पीरियोडिक variations in the intensity of sound caused by superposition of two sound waves of slightly different frequencies, ठीक है। तो दीज आर बीट्स। अब एक बीट फ्रीक्वेंसी होता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बीट फ्रीक्वेंसी। बीट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है।
तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, सिंपल, ठीक है। एक सेकंड में कितनी बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। जैसे बीट को अगर आप सुनोगे ना ध्यान से, तो आपको ऐसे आवाज़ टिक 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 इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो एक सेकंड में कितनी बार सुनाई देगा, आप उसको बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है, हम इसको प्रूफ करेंगे कि जो न्यू बीट होता है वो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है, न्यू 1 माइनस न्यू 2। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है और हम इसको प्रूफ भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है टू प्रूव, इसको प्रूव करो कि बीट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू सुपर इम्पोजिंग वेव्स। जो दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करवाई हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के बराबर। अब एक एसेंशियल कंडीशन भी है, अगर आप बीट्स को सुनना चाहते हो तो एक एसेंशियल कंडीशन है, फॉर बीट्स टू बी ऑडिबल, ठीक है, टू बी ऑडिबल बाय ह्यूमन बींग्स। तो वो इसेंशियल कंडीशन क्या है? देखिए, जो ह्यूमन ईयर है ना, हमारा जो कान है, वो दो साउंड्स में डिफ्रेंशिएट तभी कर पाएगा अगर वो जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं मैक्सिमम एक सेकंड में 10 हो जाए प्रोड्यूस। मतलब अगर नंबर ऑफ बीट्स जनरेटेड 10 है इन 1 सेकंड, तब आप बता सकते हो कि ये जो साउंड्स हैं दे आर डिफरेंट साउंड्स। अगर 10 से ज़्यादा बार कोई चीज़ साउंड प्रोड्यूस हो रही है इन 1 सेकंड, तो हमारा जो ईयर है उन सारी साउंड्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, रेजोल्यूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन ईयर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं हो सकती। 10 हर्ट्ज का मतलब है यू कैन ओनली हियर 10 बीट्स इन 1 सेकेंड। अगर 11 बीट्स प्रोड्यूस हो रही है एक सेकेंड में, तो आप रेजोल्यूट नहीं कर पाओगे, वो आपको एक कॉन्टिन्यूस साउंड सुनेगी, जैसे टिक 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 ऐसे रेजोल्यूट कर पा रहे हो ना आप, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो आपको एक कॉन्टिन्यूस साउंड उसमें जैसे बीप होती है वैसे आपको सुनाई देगी, ठीक है। तो फिर वो बीट्स नहीं बनी। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडीशन, ड्यू टू persistence of hearing, our ear is not able to distinguish between two sounds as separate if time interval between them is less than 1/10 सेकेंड, ठीक है। दो बीट्स के बीच में अगर टाइम इंटरवल इससे कम होगा तो आप उसको रेजोल्यूट नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। देयरफॉर इफ न्यू बीट is greater than 10 hertz, then we cannot experience beats, ठीक है जी। तो ये कंडीशन है, मतलब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है, जो दो ट्यूनिंग फोक हमने लिए हैं, अगर आप बोलो जी इसकी फ्रीक्वेंसी है सर 50 हर्ट्स, मतलब आपने इसको वाइब्रेट करवाया, ये एक सेकंड में 50 बार वाइब्रेट हो जाता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्स, ठीक है। दूसरा वाला जो ट्यूनिंग फोक है उसकी फ्रीक्वेंसी 55 हर्ट्स हो सकती है, 59 हर्ट्स हो सकती है, ठीक है, 60 हर्ट्स तक जा सकते हो आप। अगर 60 हर्ट्स होगा तो 10 बीट सुनाई देंगी, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होगी, 60 हर्ट्स से भी ज़्यादा होगी, तो डिफरेंस 10 हर्ट्स से बड़ा हो जाएगा। हर्ट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, उससे बड़ा हो जाएगा तो फिर आप उसको रेजोल्यूट नहीं कर पाओगे। तो ये एसेंशियल कंडीशन 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना। अब हम फटाफट डेरिवेशन करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि जो न्यू बीट है वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंसेस के बराबर है। चलो, तो लेट अस नाउ डू एनालिटिकल ट्रीटमेंट
ऑफ बीट्स। हाँ जी, इस एनालिटिकल ट्रीटमेंट में हमने क्या क्या करना है, एक तो हमें बच्चों रिजल्टेंट, एक हमें एक्सप्रेशन निकालना है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे हम इसमें। ठीक है जी, तो एक ये काम है। दूसरा काम हमें बीट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि जो न्यू बीट है दैट इज ν1 माइनस ν2। तो टाइम इंटरवल भी फाइंड कर लेंगे। अगर आपको टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1/ν1 माइनस ν2 होगा। दो बीट्स के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो इतना होगा। तो इन दोनों चीज़ों को हमें इनको हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं 2 हार्मोनिक वेव्स। कंसिडर 2 हार्मोनिक वेव्स। ठीक है जी, उन दोनों हार्मोनिक वेव्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक मैंने लिख लेनी है y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t। अब इसमें ना kx वाला हमने फैक्टर नहीं लिखना, क्योंकि हम जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं पार्टिकल का वो एक फिक्स पोजीशन पर देख रहे हैं। देखो एक वेव इधर से ऐसे गई, ठीक है, दूसरी वेव भी सेम डायरेक्शन में ही जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जाए। ठीक है, ये दूसरी वेव गई। ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर x पे आ गए, अभी कहीं पर भी चले गए। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे मान लिया x इक्वल टू 0, तो x 0 पे ही हम देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं, दोनों वेव्स का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो हमें निकालना है। बट पहले मैंने y1 लिखा है ना, तो मान लो वो ग्रीन वाली वेव के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो a साइन ओमेगा 1t। वैसे वेव के केस में माइनस kx का फैक्टर होता है, बट मैं x इज इक्वल टू 0 पे देख रहा हूँ, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मैं अभी लिख दूंगा। तो यहाँ लिख देते हैं एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही दूसरी वेव है हमारे पास y2, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट लेनी है। ठीक है, अभी बस ये ध्यान देना है इस केस में। ठीक है, ये भी सेम पोजीशन पर ही है, एट x इज इक्वल टू 0। चलिए, तो ये दो वेव्स आ गई, तो बस बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इनको ऐड कर देना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये हम हमेशा लगाते हैं, रिजल्टेंट वेव जब भी फाइंड करनी होती है, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स को हम ऐड कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो y आ जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2, इसमें a कॉमन आ जाएगा हमारे पास, अंदर बचेगा, पहले लिख लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा साइन ओमेगा 1 को 2 पाई ν1 t लिख दिया मैंने, प्लस साइन 2 पाई ν2 t। ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, अब ये a ऐसे ही रहने दो, ये बन गया साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, जो फॉर्मूला होता है 2 cos 2 पाई कॉमन c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 t। ठीक है, इनटू यहाँ मल्टीप्लाई होता है साइन 2 पाई कॉमन c प्लस डी बाई 2 इंटू टी भी कॉमन ले लिया, 2 पाई भी कॉमन ले लिया, ऐसे। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ, इसको अच्छे से याद करना है इस फॉर्मूले को, ताकि भूले नहीं। तो साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c माइनस डी बाई 2 साइन c प्लस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो c क्या था और d क्या था, ये सारा फैक्टर 2 पाई ν1 t ये सारा c है और ये सारा d है। ठीक है, ये जो मैंने अभी ब्रैकेट में रखा ये, ठीक है, दोनों फैक्टर्स। अब देखो जब मैंने c माइनस डी किया तो 2 पाई कॉमन है, t दोनों में आ रहा है, t बाहर लिख लिया, 2 पाई इधर लिख लिया, और c माइनस डी में ν1 माइनस ν2 बाई 2 आ जाएगा। ऐसे ही साइन c प्लस डी करना हमने, तो 2 पाई फिर से कॉमन ले लिया, t इधर कॉमन ले लिया, और ये ν1 प्लस ν2 बाई 2 आ गया। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे एक्सप्रेशन को, ये y का एक्सप्रेशन हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ये फ्रीक्वेंसी बन रही है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 है, और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी आ रही है टोटल फ्रीक्वेंसी, ये एवरेज है ना। एक ट्यूनिंग फॉर्क की या एक वेव की फ्रीक्वेंसी ν1, दूसरे की ν2, दोनों की अगर एवरेज निकालनी है तो
दोनों को ऐड करके बटा 2 करना होता है। तो इन दोनों को हम ये पुट कर देंगे। देखना मैं क्या पुट कर रहा हूँ, इसको लिखेंगे 2a cos, उसके साथ 2 पाई एज इट इज। इस फैक्टर को हम पुट करेंगे न्यू मोड इंटू टी। ऐसे ही साइन 2 पाई, और इस फैक्टर को पुट करेंगे न्यू एवरेज इंटू टी। ये एवरेज है, ये मोड फ्रीक्वेंसी है। ओके, नाउ हेयर यहाँ लिख भी देंगे कि जो न्यू मोड है उसको हमने ये माना है, और जो न्यू एवरेज है दैट इज, चलिए, तो दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब यहाँ पे ये वाला फैक्टर जो मैं अभी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2a cos 2 पाई न्यू मॉड t, ये सारा फैक्टर हम एम्पलीट्यूड है हमारे पास, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं इस सारे को, और बाकी ऐसे ही साइन 2 पाई न्यू एवरेज इंटू टी, ऐसे लिखना है इसको। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं अभी हम। तो यहाँ पे हर एक चीज़ लिखनी है दोबारा से कि यहाँ पे जो R है उसको बोलते हैं 2a cos 2 पाई न्यू मॉड t इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एंड यू कैन सी, ध्यान से देखेंगे इस एक्सप्रेशन को, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, बट एम्पलीट्यूड भी वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यू कैन सी इट इज़ ए कोसाइन फंक्शन, एम्पलीट्यूड पूरे का पूरा R है, और वो खुद वेरी कर रहा है विद दिस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, ν1 माइनस ν2 बाई 2, उससे वेरी कर रहा है। तो अभी मैंने जो वेव पैकेट बनाया था उसमें क्या था, इस तरह की वेव थी एक्चुअली। देखो ये एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस आ रही है ना, और इन वेरिएशंस की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो वेरिएशंस हैं, इसको अगर मैं ऐसे आपको दिखाने के लिए इस तरह से अगर मैं इसको ओवरलैप इस तरह से हाईलाइट कर दूं तो आपको नज़र आएगा कि हाँ जी, जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कम है। एम्पलीट्यूड की जो वेरिएशंस हैं, अगर आप इसको ऊपर वाली को एक वेव मान लो, ये जो मैंने ऊपर बनाया है ऐसे इनवलप सा, उसको आप एक वेव समझो, तो उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है या जो एम्पलीट्यूड की वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो है ν1 माइनस ν2 बाई 2। कम है, दोनों से कम है, ν1 से भी कम है, ν2 से भी कम है, उन दोनों का जो डिफरेंस है बटा 2 है, तो कम है। तो ये जो वेरिएशंस है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है न्यू मॉड, ठीक है। और जो अंदर वाली वेरिएशंस हैं वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू एवरेज है, ठीक है, वो भी मैं अभी लिख रहा हूँ। और यहाँ पे न्यू मोड इज लेस देन, स्लाइटली नहीं, ज़्यादा छोटा है, न्यू मोड इज लेस देन न्यू एवरेज, ठीक है जी। तो R वेरीज स्लोली, देयरफॉर R वेरीज स्लोली विद टाइम, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये फिगर बना सकते हो और बता सकते हो कि ये जो है दिस इज एक्चुअली R, और R वेरी कर रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, ठीक है। तो उसकी कंडीशन है, जब देखो ये वाला एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होगा ना, तो वो साउंड की वेरिएशन आपको सुनाई देगी, टिक, फिर एम्पलीट्यूड कम हो गया, फिर अचानक से बड़ा आया, तब आपको फिर साउंड सुनाई देगी। ये चीज़ है बेसिकली बीट, ठीक है। तो वही मैं भी आपको करके दिखाने वाला हूँ कि जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम कब होगा। द एम्पलीट्यूड R इज मैक्सिमम, देखो एम्पलीट्यूड में इसके कारण वेरिएशन आ रही है सारी, कॉज फंक्शन के कारण। कॉज की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, कॉज की वैल्यू जब क्या होगी, व्हेन कॉज फंक्शन जो भी है हमारा 2 पाई न्यू मोड t, जब ये प्लस माइनस 1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू कॉज की प्लस माइनस 1 होती है ना, तो तब R भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस 1 कब होगा, जब ये एंगल थीटा 2 पाई न्यू मॉड t, ये एंगल है पूरा, ठीक है, ये एंगल थीटा जब n पाई के बराबर होता है, तो कॉज की वैल्यू +1 0 पे, -1 पाई पे, फिर +1 2 पाई पे, -1 3 पाई पे, ऐसे होती है, ठीक है। तो n जो है
यहाँ पे आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए कुछ कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, हाँ जी। और अब यहाँ से हम टी निकालेंगे, तो टी का फॉर्मूला आ गया n/2 न्यू मोड यहाँ पुट करेंगे n/2 इंटू न्यू1 माइनस न्यू2/2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया n/न्यू1 माइनस न्यू2। तो दिस इज द टाइम इंस्टेंट एट विच r इज मैक्सिमम। इन सारे टाइम इंस्टेंट्स पे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे टाइम आया, जब आपने n को 1 पुट किया तो ये टाइम आएगा 1/न्यू1 माइनस न्यू2। फिर आप n को 2 पुट करोगे, थोड़ा और टाइम बढ़ गया है ना, तो ये वाला फैक्टर देखो इससे बड़ा है, 2/न्यू1 माइनस न्यू2। फिर आफ्टर सम टाइम एक और टाइम आएगा, फिर वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। इसकी वेरिएशन आगे मैं अगर कंटिन्यू करूँ तो इस तरह से फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये। तो r जो है फिर मैक्सिमम कहाँ होगा, ये दोबारा से मैक्सिमम होगा एट दिस टाइम, एंड दैट टाइम इज 3/न्यू1 माइनस न्यू2। तो ये जितनी भी टाइम इंस्टेंट्स हैं सारी, वहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और हमें बीट सुनाई देगी, ठीक है। तो देयरफॉर एट t इज इक्वल टू 1/न्यू1 माइनस न्यू2, 2/न्यू1 माइनस न्यू2, 3/न्यू1 माइनस न्यू2, एंड सो ऑन, the r is maximum and we will hear a beat and we will experience a sound of beat, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया ना, तो आपको वो साउंड सुनाई देगी। उसके बाद फिर एम्पलीट्यूड कम हो गया, वो नहीं सुनाई दे रहा, फिर बढ़ गया, फिर सुनाई देगी। तो ये चीज़ है। तो अब हमें देखना है कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बीट्स। देखो, एक बीट प्रोड्यूस हुई है 2/न्यू1 माइनस न्यू2 पे, और उससे पहले वाली बीट प्रोड्यूस हुई थी 1/न्यू1 माइनस न्यू2 पे। अब आपको टाइम इंटरवल निकालना है, इन दोनों के बीच में क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो आपको नज़र आ ही रहा है, तो वो निकालना है, फिर वहीं से बीट फ्रीक्वेंसी आएगी। तो टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव बीट्स, सक्सेसिव मतलब एक के बाद जो दूसरी बीट आती है, उसमें कितना टाइम इंटरवल है, ठीक है, कैपिटल T, इसके पैर में बीट लिख लो। दिस विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 इज 2/न्यू1 माइनस न्यू2 and minus 1/न्यू1 माइनस न्यू2, सेम LCM न्यू1 माइनस न्यू2 अपॉन ऊपर 1, ठीक है। तो दिस इज टाइम पीरियड ऑफ बीट, वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर न्यू बीट फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो वो आ गया न्यू1 माइनस न्यू2। तो ये हमें पहले प्रूव करना था। दिस इज द रिजल्ट। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी आ गई जी, एक्सप्रेशन आ गया बीट फ्रीक्वेंसी का। क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको समझ आ गई चीज़ें। एक बार देखना फिर से, इजी है, टफ नहीं है, बस इसमें तो सिंपल ऐड करना है। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 cos c माइनस d/2। बस एक बार इसमें माइनस कर देना है, साइन लगा के ऐड कर देना। इसको छोड़ दो, इसकी कोई टेंशन नहीं है, हमें बस ये एम्पलीट्यूड देखना, r इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो वैसे बात। तो अब है उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स। तो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसका मतलब है, मान लो हमारे पास 2 ट्यूनिंग फॉक्स हैं, एक की फ्रीक्वेंसी न्यू1 है, ये हमें पता है, इट इज़ नॉन। दूसरे की फ्रीक्वेंसी न्यू2 है, दिस इज़ अननॉन। तो हम बीट्स को सुन के हिसाब लगा सकते हैं कि जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। ठीक है, देखो मान लो जो नॉन वाला है हमारे पास, एग्जांपल के तौर पे उसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज़, एग्जांपल समझो। ठीक है, 100 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हमें पता है इसकी है, हमने इसको इसके साथ ऐसे प्रेस किया और वहाँ पे बीट्स प्रोड्यूस हुई, दोनों को आपस की वेव्स जो है उनको सुपर इम्पोज करवाया और बीट्स प्रोड्यूस हुई। और मान लो 6 बीट्स आपको सुनाई दे रही हैं पर सेकेंड।
पर सेकंड 6 बीट आपको सुनाई दे रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसकी और इसकी फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 6 के बराबर है, बट इस हिसाब से फिर इसकी फ्रिक्वेंसी के दो आंसर हो सकते हैं। 106 हर्ट्स भी इसका आंसर हो सकता है और 94 हर्ट्स भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि 6 का डिफरेंस हमें पता है कि 6 का डिफरेंस है। अब हमें सिलेक्ट करना है दोनों में से कि कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास मेथड होता है, उस मेथड को बोलते हैं लोडिंग मेथड और फिलिंग मेथड। दो अलग अलग मेथड्स हैं। पहले हम लोडिंग मेथड को स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको लिख दूं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे, जो अभी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम समझी है कि इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। मतलब अगर ये न्यू 1 है और नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस बी है, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है न्यू 2 का वो दो हो सकते हैं। न्यू 1 प्लस बी हो सकता है, मतलब 100 में 6 को ऐड करके 106 हो सकता है, या न्यू 2 जो है वो न्यू 1 माइनस बी हो सकता है ना। तो दोनों में से राइट आंसर कौन सा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लोडिंग करते हैं। ठीक है, लोडिंग को समझेंगे। पहले इस चीज़ को लिख दे ज़रा हम, कैसे आपको एग्जाम में बताना अगर पूछा जाए तो। देखिए, लेट न्यू 1 इज फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन। ठीक है, फॉक की फ्रीक्वेंसी है, ट्यूनिंग फॉक की, एंड न्यू 2 इज अननोन। तो व्हेन टू फॉक्स आर साउंडेड टुगेदर, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मतलब हमने बीट्स प्रोड्यूस करी, देन सपोज they produced b number of beats in a second, per second। ठीक है, इतनी बीट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन न्यू 2 may be equal to न्यू 1 प्लस बी और न्यू 2 may be equal to न्यू 1 minus b। तो टू फाइंड एग्जैक्ट आंसर we do लोडिंग और फिलिंग। दो अलग अलग टेक्निक्स हैं। ठीक है, दोनों के बारे में बताता हूँ आपको क्या होती है लोडिंग और फिलिंग। ठीक है, तो पहले हम लोडिंग मेथड को स्टडी करने वाले हैं। लोडिंग मेथड का मतलब है, हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ट्यूनिंग फॉक है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, बी वाला जो फॉक है, इसको बी लिख देते हैं, इसको ए लिख देते हैं। हम उसके जो प्रॉन्ग्स हैं, प्रॉन्ग्स मतलब ये जो इसकी आर्म्स होती हैं, उसको लोड करते हैं। लोड करने का मतलब है वैक्स लेके उसको यहाँ पे लगा देते हैं, वैक्स को। तो जैसे ही आप वहाँ पे कोई मटेरियल अप्लाई कर देते हो ट्यूनिंग फॉक के ऊपर, वो हैवी हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वैक्स करने से क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है, वैक्स करने से क्या होता है, हैवी हो जाता है। प्रॉन्ग्स दोनों जो हैं हैवी हो जाते हैं। हैवी होने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्शियल फैक्टर, जो मास का फैक्टर होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे ही मास बढ़ेगा वैक्सिंग करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब पहले 6 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा था, अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने से हो सकता है 4 बीट्स प्रोड्यूस करे। तो जब लेस नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस करेगा वो, तो उसको हम फिर सुन लेते हैं कितनी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने से जो अननोन फ्रीक्वेंसी है, हमें पता चल जाता है कि जो अननोन फ्रीक्वेंसी है न्यू 2, वो न्यू 1 प्लस बी है। ठीक है, प्लस बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों, देखो मेरी बात समझो ध्यान से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने वाली है। जब आप यहाँ वैक्स अप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने वाली है। डिक्रीज अगर ये वाला आंसर होगा, मान लो ये आंसर है, तो और डिक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी, तो फिर तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड बढ़ जानी चाहिए। 6 पहले प्रोड्यूस हो रही थी, अब जो न्यू 2 है इसकी फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज हो गई है ना। तो और डिक्रीज होने से फिर जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसीज का वो बढ़ जाएगा। तो डिफरेंस बढ़ने से फिर नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस डिक्रीज हो रही हैं तो इसका मतलब है कि न्यू 2 का आंसर ऊपर वाला है। मैं लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ध्यान से समझना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पहला हमारा केस है लोडिंग मेथड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो वी अप्लाई वैक्स
to the prongs of tuning fork कैपिटल बी, अननोन वाले पे, ठीक है। उससे क्या होता है, इट डिक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, देयरफॉर व्हेन वी अगेन, देयरफॉर नहीं लिखना, स्टेप की फॉर्म में लिखते हैं, वी अगेन प्रोड्यूस बीट्स विद लोडेड फॉर्क। तो इस केस में दो ऑप्शंस हैं आगे, दो केस हो सकते हैं। ए केस, इफ न्यू बीट डिक्रीजेस, मतलब पहले 6 बीट प्रोड्यूस हो रही थी, अब 4 प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या फिर होगा, रिजल्ट आएगा, द एग्जैक्ट आंसर वाज न्यू2 इज इक्वल टू न्यू1 प्लस बी, ये था एग्जैक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हो चुकी हैं, तो ये एग्जैक्ट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन बी, कि अगर न्यू बीट इंक्रीज हो जाए, मतलब पहले 6 प्रोड्यूस हो रही थी, अब 10 प्रोड्यूस होने लग गई, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज न्यू1 माइनस बी। तो ये आंसर्स हैं बच्चों, ठीक है। आपने बस यही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर ऐसा आएगा तो आपने देखना है कि लोडिंग करने के बाद क्या होता है, लोडिंग करने के बाद अगर बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई है तो प्लस वाला आंसर है, और अगर बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है तो माइनस वाला आंसर है। इसको बोलते हैं लोडिंग। देखो फाइलिंग भी बोल सकते हैं, फाइलिंग ठीक है। इसका मतलब होता है कि वो जो ट्यूनिंग फॉर्क है ना हमारा बी वाला, हमने एक वो लिया, एक पे वो ली हमने, एक क्या बोलते हैं उसको, रिंग मार बोलते हैं, है ना। उस पेपर से हमने क्या किया, इसको घिसा, ट्यूनिंग फॉर्क को घिसा, यहाँ से थोड़ा सा मास जो है रिमूव किया, इसको घिसना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब इसको घिसना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, फिलिंग करने से क्या होता है समझेंगे ध्यान से। फाइलिंग करने का मतलब है कि इसके प्रॉन्ग्स का जो मास है वो डिक्रीज हो गया। तो प्रॉन्ग का मास डिक्रीज होने से जो इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू2 वो बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फाइलिंग का ये मतलब है। वैक्सिंग उल्टा, वैक्सिंग से मास बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे उल्टा होता है, फाइलिंग करने से मास डिक्रीज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो अब रिजल्ट इसका रिवर्स आएंगे, ठीक है। तो फाइलिंग से क्या करते हैं, पहला स्टेप, वी फाइल द फॉर्क, प्रॉन्ग्स लिखते हैं, प्रॉन्ग्स ऑफ फॉर्क कैपिटल बी, ठीक है, उसको फाइल करते हैं। उससे क्या होता है, इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। बस ये फंडा याद रखना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अगेन अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में वी अगेन प्रोड्यूस द बीट्स विद फाइल्ड फॉर्क, उससे करेंगे, ठीक है। अब फिर से दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन होगा, अब नंबर ऑफ बीट्स अगर डिक्रीज हो जाए, इफ न्यू बीट डिक्रीजेस, तो आंसर उल्टा आएगा, तो न्यू2 न्यू1 माइनस बी होगा। और अगर ऑप्शन बी, इफ न्यू बीट इंक्रीजेस, अगर हम इसको बढ़ा दें तो न्यू2 विल बी न्यू1 प्लस बी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ गई, आपको पहले 6 बीट सुनाई दे रही थी, अब 10 सुनाई दे रही है, इसका मतलब जो आंसर था आपका वो न्यू1 प्लस बी, ये बी पुराने वाला, ये 6 वाला, ठीक है, वो है आंसर आपका। और अगर नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हो गई हैं पर सेकंड, तो मतलब जो आपके दूसरे फॉक की फ्रीक्वेंसी है वो पुराने वाली में से आपको नंबर ऑफ बीट्स को माइनस करना है। चलो सुनो, देखो ध्यान से सुनो, कह रहा है कि दो ट्यूनिंग फॉक्स हैं, हमने उनको आपस में साउंड किया तो उन्होंने प्रोड्यूस की 4 बीट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो 2 फॉक्स प्रोड्यूस्ड 4 बीट्स पर सेकेंड,
ठीक है जी। न्यू वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज 288 हर्ट्ज व्हेन वैक्स इज अप्लाइड। वैक्स मतलब मोम इज अप्लाइड, इसको लोडिंग बोलते हैं। दे प्रोड्यूस्ड 2 beats पर सेकेंड, फाइंड न्यू टू। दूसरे वाले फॉक की फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखो न्यू टू के 2 आंसर हो सकते हैं, 288 प्लस 4 हो सकता है, 4 बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इतने हर्ट्स हो सकता है, या न्यू टू हो सकता है 288 माइनस 4 हर्ट्स। ठीक है, दोनों में से एक आंसर हो सकता है। इसको भी लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 292 और ये बन जाएगा 284। अब आपका सही आंसर कौन सा है, ठीक है, वो आपको देखना है, ध्यान से समझना है। देखो आपने वैक्स अप्लाई करी, नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हो गई। नंबर ऑफ बीट डिक्रीज होने का मतलब है कि जो पहले फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज न्यू वन प्लस बी वाला आंसर आपका आएगा। ठीक है, वैक्सिंग में प्लस वाला और उसमें फाइलिंग में माइनस वाला आंसर व्हेन द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई एंड द आंसर इज दिस 292 हर्ट्ज। देखो यहाँ से याद करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, बार बार सोचोगे ना टाइम लगेगा, सोच भी सकते हैं बट टाइम लगेगा। आपको याद करना है कि बीट फ्रीक्वेंसी देखो पहले 4 थी अब 2 हो गई, डिक्रीज हो गई ना, तो न्यू टू फिर कितना हुआ, न्यू वन प्लस बी आंसर है।